हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो हमने कल जो पार्ट एक वीडियो कल हमने डाली थी, ठीक है ना। उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करे थे, शॉर्ट क्वेश्चन। तो आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या नाम है, पार्ट 2 है, ठीक है। क्या तैयारी करें, क्लास 9 की तैयारी करें, क्लास 9 कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन साइंस विज्ञान के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या क्लास 9 के जो कंपार्टमेंट एग्जाम में साइंस में विज्ञान में मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे या क्या जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, इस वीडियो में जो है साइंस के क्लास 9 साइंस के विज्ञान के शॉर्ट क्वेश्चन तो है, लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा अंडा और मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन किया जाता है, निम्नलिखित में से सही जोड़ का चयन कीजिए, है ना। क्या एक पेयर पेयर का यूज करना, पेयर चूज करना है, क्या पेयर ठीक है ना। देखो अब क्या है, ब्रॉलर ब्रॉलर किसके लिए, मतलब अंडा। एक देखो ये पहले ही पढ़ो, यहाँ देखो, यहाँ पे दो तरह से मुर्गी पालन किया जाता है। पहला क्या होता है अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर, जो लेयर होती है लेयर मुर्गी, क्या होता है मतलब अंडे देने के लिए क्या होता है, अंडे देने के लिए जो मुर्गी पालन करते हैं वो क्या होता है, लेयर मुर्गी पालन किया जाता है। किसका क्या आता है ना, फार्म टू प्रोड्यूस लेयर्स फोर एग्स। तो लेयर, ठीक है, ध्यान रखना, लेयर मुर्गी पालन किसके लिए होता है, अंडे के लिए होता है। और तथा मांस के लिए ब्लोरल ब्रोलर क्या होता है, ब्लोरल का पाला ब्लोरल को पाला जाता है, है ना। ठीक है, तथा मांस के लिए क्या है, ब्रोलर को पाला जाता है, ठीक है। एंड ब्लोरल फॉर मीट, ठीक है। तो क्या आएगा, ब्लोरल्स मीट के लिए, मतलब ब्लोरल मांस के लिए, और लेयर एग के लिए। चेक करो कौन सा पेयर पेयर है। यहाँ पे क्या है, ब्रोलर अंडे के लिए, ये गलत है ना। ब्रोलर क्या है, मांस के लिए, हाँ ये सही है। ऑप्शन क्या होगा, ब्रोलर मीट गिविंग ब्रीड, ठीक है। ऐसे आएंगे आपके क्वेश्चन, है ना। और एक ये भी सही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन आपके बनेंगे, अब बनेगा ए, ऐसे बनेंगे ए पहला, और ऐसे करेंगे पहला और दूसरा। मैं और इसका ऑप्शन लेकर नहीं आना है, ठीक है। ऐसे आएगा, ए आएगा पहला और दूसरा, बी आएगा तीसरा और पहला तीसरा, सी आएगा कि पहला और तीसरा, सी आएगा, डी आएगा दूसरा और तीसरा। तो कौन सा आंसर होगा, दूसरा और तीसरा। देखो ना, दूसरा तीसरा भी सही है। लेयर लेयर किसके लिए, अंडे देने वाली नस्ल होती है, और ब्रोलर क्या होती है, मांस देने वाली नस्ल होती है, ठीक है ना। लेयर्स एग लेइंग ब्रीड, ठीक है। तो ये भी दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट करें। क्या है, जब मछली प्राप्त करने के लिए मछली पालन किया जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वैन फिश फार्मिंग इज डन टू टू ऑब्टेन फिश इट इज नोन एज, किसके लिए नोन एज, हाँ, कल्चर फिशर्स होता है, ठीक है। क्या है, मछली संवर्धन, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन तो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 21 जो आपका एग्जाम है ना, 2026 के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम है, उसके लिए हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है ना। तो जो बच्चे हमारी जो वीडियो ये देख रहे हैं, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी साइंस की, वो जाकर देखें। वो मैंने पहला चैप्टर पूरा अच्छा से समझाया है, और इसमें पार्ट 1 बनाया है। पार्ट 1 में क्या है, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, तो वो जाके देखना, ठीक है। ये साइंस की मैं तीसरी वीडियो बना रहा हूँ, इससे मैंने दूसरी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो पहले वो 2 वीडियो जाके देखें, उसके बाद ये देखें, ठीक है ना। हर वीडियो में क्या है, अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये होगा, है ना। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अभिकथन और कारण वाले हैं, ठीक है, असर्शन एंड रीजन वाले हैं। कह रहा है पदार्थ है, पदार्थ एक्स क्या 25 ग्राम है ना। तो पदार्थ है एक्स कितने ग्राम है, 25 ग्राम। पदार्थ एक्स 25 ग्राम और पदार्थ वाई कितना, 40 ग्राम है, ठीक है। अब क्या कराना, कर केमिकल रिएक्शन कराना, अभिक्रिया कराना, ठीक है। अभिक्रिया कराने के बाद, रिएक्शन कराने के बाद क्या 65 ग्राम का उत्पाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, 65 ग्राम का प्रोडक्ट बन रहा है। देखो 25 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स एंड 40 ग्राम ऑफ सब्सटेंस वाई रिएक्ट टू गिवन 65 ग्राम। हाँ सही बात है। देखो जो मास होता है, जैसे क्या है 25 ग्राम, दोनों का सम जितना आएगा 25 और 40 को जोड़ो,
कितना आएगा 65 आएगा। तो कहने का मतलब जो है रिएक्शन से पहले जितना मास टोटल मास होता है रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास होता है, ठीक है। मास को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है ना। द्रव्यमान जितना अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था, जैसे दोनों जोड़ो 25 और एक्स का 25 वाई का 40 तो दोनों कितना 65 टोटल द्रव्यमान कितना 65 है। तो रिएक्शन के बाद अभिक्रिया के बाद भी कितना 65 ही रहेगा, ठीक है ना। और ये नियम लगता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे ये नियम लगता है। तो क्या है ये सही बोल रहा है, ठीक है, ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट पढ़ो, कारण क्या है, असर्शन क्या, रीजन क्या है। द्रव्यमान संरक्षण आगे तो द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता ना ही विनाश किया जाता। सही बात है, याद कर लेना। यही अगर देखो आ जाए आपका कंजर्वेशन ऑफ मास का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, यही होता है। क्या होता है, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉइड। ना तो आप मास को कम कर सकते हो ना ही मास को आप बढ़ा सकते हो। जितना रिएक्शन से पहले मास था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास रहेगा। यही होता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ठीक है। मतलब अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था अभिक्रिया के बाद भी उतना द्रव्यमान रहेगा, ठीक है। ये क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लिख देना ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही हैं, सत्य हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। योग्य आंसर हमारा एक ही है। अभिकथन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया पदार्थों के परिवहन के लिए कोशिका में नलिकाओं और पुटिकाओं का एक बड़ा जाल बनाता है। बताओ सही है, नहीं गलत है। ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करता है, नहीं गलत बोल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का तो कुछ और कार्य होता है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं करता है ना। अदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क नहीं बनाता है, ठीक है, गलत है। ट्यूबलेस एंड ये क्या गलत बोल रहा है, क्या है ये रॉन्ग है, ठीक है। आगे बढ़ो, मतलब अभिकथन आदर्शन क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। आगे बढ़ो, माइटोकॉन्ड्रिया में बना एटीपी, एटीपी क्या एक तरह की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। एटीपी क्या एक तरह की एनर्जी है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में बना एटीपी कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा है। हाँ सही बात है, जो जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये सही बोल रहा है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है एटीपी के रूप में, और क्या करता है, बहुत सारी जो एक्टिविटी होती है किसी भी सेल्स में इसी एनर्जी के द्वारा होती है ना। तो क्या है, ये तो गलत है बट ये रीजन सही है। तो आंसर क्या आएगा, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ठीक है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और पहले हाँ, तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है ना। और आप लोगों को जो ये तो मैं करा रहा हूँ ये भी करो, और जितने क्वेश्चन करना है सारे करो, ठीक है, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो आपको लगता है आपकी जो आपके पास आपकी कॉपी में जो क्वेश्चन है वो भी करो, ठीक है। तो ये भी करो वो भी करो, ठीक है, बट तैयारी करो अच्छे से करो ताकि आप पास हो जाओ। मैथ का तो पेपर अच्छा चला गया, अच्छी बात है। साइंस का ही पेपर और अच्छे से करके आओ, ठीक है। चलो, तो क्या हमारा क्वेश्चन ये होती है हमारी, क्या होती है, अंतर्द्रव्यी जालिका। जालिका के नाम से पता लग रहा है कि भाई जाल बनाती है। कैसे जाल बनाती है, बहुत सारा खतरनाक जाल बनाती है, ठीक है। एक बार देखो, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। ये क्या है, ई आर से नोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। क्या अंतर कितने खतरनाक यार हाँ कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी थोड़ी टफी लगती है, ठीक है। क्या है, अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं, देखो क्या है, झिल्ली कैसी युक्त नलिकाओं का तथा शीट का एक बहुत बड़ा क्या होता है, तंत्र होता है, जाल तंत्र होता है, ठीक है ना, है ना। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ईआर इज द लार्ज नेटवर्क। आ गया, तो लार्ज नेटवर्क कौन बनाता है, ईआर बनाती है। और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं, तो गलत बोल रहा है ना, याद कर लेना। नेटवर्क कौन बनाती है ट्यूबलेस का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, ठीक है। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये लंबी नलिका है अथवा गोल या सब इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या है, चलो, है ना। तो जाल कौन बनाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, ईआर, ठीक है, ईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी, देखो बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको हर एक डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन करूं, इतना समझाऊं, नहीं।
ये टाइम आपका ऐसा है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करो उतनी अच्छी बात है, ठीक है। सेल्फ स्टडी ज़्यादा करो, सही है, ज़्यादा पढ़ो। क्या है? ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? बताओ, है ना? ड्यूरिंग समर वाटर कैप इन अर्थन पॉट बिकम कूल। कभी भी ऐसा ऐसा आए तो क्या लगाना? यहाँ पे होता है एवापोरेट होता है, एवापोरेशन होता है। क्या होता है? वाष्पीकरण के द्वारा ऐसा होता है, ठीक है? सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है? हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था कौन सा करता है, यहाँ कौन सा नहीं करता है, ठीक है। कौन सा नहीं करता है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। कौन सा नहीं करता है? नमक का विलयन यानी सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है ना। चलो नेक्स्ट करें। हाँ, अब ये आ गया फास्फोरस के एक अणु में कितने फास्फोरस के परमाणु होते हैं? नंबर ऑफ फास्फोरस एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस। आपने कभी फास्फोरस और पी को लिखा होगा, P4 लिखा होगा, हमेशा P4 लिखते हैं, पी नहीं लिखते, P4 लिखते हैं। तो ये क्या होता है? ये नंबर ऑफ एटम होता है। कितने एटम है? 4, ठीक है। P4 लिखते हैं फास्फोरस को, ठीक है। तो क्या होगा? P4 कितने एटम है? 4 4 4। पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट इज पोटेशियम सल्फेट। अच्छा देखो, पोटेशियम को हमेशा के से डिनोट करते हैं। पोटेशियम मतलब होता है के। अब यहाँ पे के नहीं आ रहा है, इसको काट दो, और यहाँ सोडियम ये भी काट दो, ठीक है। क्या होगा? यहाँ पे हो रहा है K2SO4। क्या होगा? पोटेशियम सल्फेट का क्या होता है? K2SO4 होगा, ठीक है। सही है। क्या होगा? K2SO4, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, समझ में आया? अब ये क्वेश्चन क्या, 11 Na और 12 Mg में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। क्या बताना? प्रोटॉनों की संख्या बताना, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताना। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 11 Na एंड 12 Mg, ठीक है। अच्छा, ये जो है 11 Na, ये होती है एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। तो इसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या बतानी है। तो फटाफट क्या करो, आप एक फार्मूला लिख लो जो आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रहा दिख रहा है? यहाँ देखो, ये लिखा है कि भाई परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनिक संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनिक संख्या। मतलब जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बताओ कितना हो गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। क्रमशः का मतलब रेस्पेक्टिवली 11 और 12। क्या होगा? 11 12, ये हो गया आंसर सी, ठीक है। तो ये आंसर इसका सी होगा। क्यों? इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 इसमें प्रोटॉन होंगे, ये रहा 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना, परमाणु नंबर 12 है तो एटॉमिक इसमें 12 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। हो गया। हम्म। अब कह रहा है 3 प्रोटॉनों तथा 4 न्यूट्रॉनों वाले एक परमाणु की संयोजकता क्या होगी? क्या फाइंड करना? यहाँ तो भाई वैलेंसी फाइंड करनी है। और मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था वैलेंसी यानी संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी साइंस की, वो जाके देख लें। बहुत ज़्यादा मैंने सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं, है ना। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न कराए हैं, ठीक है। और उससे पहले भी एक वीडियो अलग थी, उसमें क्या लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं, एक एक 5 नंबर के 3 नंबर के, ठीक है। तो मैंने साइंस की टोटल 3 वीडियो डाल रखी है, अपलोड कर रखी है। ये तीसरी, 2 डाल रखी है, तीसरी वीडियो अब डालूंगा, ठीक है। तो जिस बच्चे ने वो पुरानी हमारी वीडियो नहीं देखी जाके देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। क्या बताना है? प्रोटॉन। देखो, अब कोई
एलिमेंट है, तत्व है जिसमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 3 है। तो हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, जितने प्रोटॉन उतने एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है? अच्छा देखो, एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन उतने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो मतलब हमारे पास एक एलिमेंट है, तत्व है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है ना? अभी तो पता है आपको कि भाई जितने प्रोटॉन प्रोटॉन कितने हैं, 3 है, प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 है। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं, देखो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और उतने ही इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें बताओ जिसकी ये बात कर रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें है 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें क्या करना है, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको फिल करना है। पहली कक्षा में कितना है, 2 आएगा, और दूसरी कक्षा में आएगा 1। तो टोटल हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया इलेक्ट्रॉन। इसे कहते हैं फिलिंग, 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 इलेक्ट्रॉनों का भरना, ठीक है। जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कहते हैं, है ना। अब देखो, हमेशा एलिमेंट क्या चाहता है, अपनी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। अब आखिरी कक्षा में लास्ट सेल में कितने, 1 आ रहा है, तो क्या करेगा, किसी 7 लेगा नहीं, 7 लेगा नहीं, 1 दे देगा। तो क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन देता है और जितने लेता है ना, जितने लूज करेगा जितने गेन करेगा वही क्या कहलाती है, उसकी बैलेंसी कहलाती है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मतलब किसी को दे देगा, तो 1 दे रहा है, तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी, 1 बैलेंसी होगी। संयोजकता कितनी होगी, 1। आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। ठीक है, कितना आंसर होगा इसका, बैलेंसी संयोजकता 1 होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। क्या है, कह रहा है किस कोशिकांग के पास अपना डीएनए होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे ओला क्लास को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज हमारे ओला क्लासेस को जरूर जाके सब्सक्राइब करें, है ना। क्योंकि जब आप पास होकर 10th क्लास में जाने वाले हो, तो मैं 10th क्लास में भी आपकी तैयारी कराऊंगा। और अगर आपका भाई बहन 6, 7 क्लास, 8 क्लास में है, तो मैं 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास सबकी तैयारी यहीं कराऊंगा, ठीक है ना। तो सबके लिए फायदा है। किस कोशिकांग के पास अपना डीएनए होता है ना। विच सेल ऑर्गेनल्स हैज इट्स ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, सही है। क्या होगा इसका, इसका होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अभी इस पे लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ तक तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन सारे हो गए, बहुविकल्प प्रश्न सारे हो गए। यहाँ से क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, सारे जितने लॉन्ग क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, सही चलो लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं, कम करते हैं, ठीक है। कह रहा है कोशिका को, ये अब लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे, सारे सारे क्वेश्चन हम कैसे आएंगे, 3 नंबर के भी आ सकते हैं, 2 नंबर के भी आ सकते हैं, 5 नंबर के भी आ सकते हैं, सही है। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं सारे यहाँ से, और सारे कैसे हैं, सारे छठे हुए क्वेश्चन है सारे। कह रहा है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी सजीवों का शरीर, मतलब जो है संरचनात्मक, मतलब संरचना बन रही है, स्ट्रक्चर। अब क्या है, जो हमारा शरीर है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सबका जो स्ट्रक्चर है, जब सबका शरीर कैसे बना है, छोटे 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 जो सेल्स से, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है ना, सही है। तो वही क्या बनता है, इसलिए क्या कहते हैं, संरचनात्मक इकाई कहते हैं, है ना। तो क्या है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी सजीवों का शरीर सूक्ष्म, मतलब छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है ना। तो सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स। तो ये तो हो गया संरचना, हमने पढ़ा सिर्फ इतना, संरचनात्मक, ठीक है, स्ट्रक्चरल पढ़ा। अब पढ़ते हैं क्रियात्मक क्यों कहा जाता है, ये तो हो गया, स्ट्रक्चरल पढ़ दिया, स्ट्रक्चरल है। अब पढ़ेंगे क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल, ये हो गया फंक्शनल, ये है। और क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक सभी जैविक क्रियाएं, ठीक है, मतलब एंड इट्स कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट बिकॉज ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर द लाइफ। तो नेक्स्ट कुछ समझ में आ गया, आगे करें ठीक, क्या करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट करो। हाँ नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है, कह रहा है कोशिका भित्ति क्या होती है, अभी पढ़ो। सेल सेल वॉल है, ये क्या है, कोशिका भित्ति। अब ये सेल वॉल कहाँ पे होती है, कोशिका भित्ति,
पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली मतलब जो पादप कोशिकाएं हैं, है ना, उसमें प्लाज्मा झिल्ली तो होती है, प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ जो पादप कोशिका होती है उसमें क्या होती है, एक कोशिका भित्ति भी होती है ना, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति भी होती है। अच्छा, प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये भित्ति बनी किससे होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है ना? ये कोशिका भित्ति है, किससे बनी होती है? मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है ना? ठीक है। अब ये अच्छा ये इसका मेन कार्य होता क्या है? जो सेल वॉल होता है, प्लांट्स को क्या हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जो कठोरतापन आता है इसी से आता है। इसके द्वारा तो कोशिका भित्ति द्वारा जो कोशिका भित्ति का मेन कार्य क्या होता है? हार्डनेस प्रोवाइड करना, कठोरतापन, ठीक है? देखो, सेल्यूलोज क्या होता है? एक बहुत जटिल पदार्थ है और ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता दृढ़ता मतलब मजबूती या हार्डनेस प्रदान करता है, ठीक है। सेल्यूलोज क्या है? इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट, ठीक है। जो कि हमने सेल पढ़ा तो प्लांट्स में होता है। अब देखो मिश्रण किसे कहते हैं? मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज मिक्सचर? व्हाट इज मिक्सचर? अब मिश्रण किसे हो सकता है? मिश्रण किसे कहते हैं? मतलब किसी भी मतलब 2-4 पदार्थों का सब्सटेंस का मिला देना मिश्रण कहलाएगा ना। जैसे क्या है, चावल और दाल मिला दो, दाल वैसा नहीं, कच्चे चावल में कच्ची मतलब आपने नमकीन खाई होगी जिसमें मिक्सचर जो नमकीन होती है बहुत सारी, इसमें मूँगफली दाने मिले होते हैं, दाल भी मिली होती है, दाल की नमकीन और मतलब बहुत सारी मिक्सचर में नमकीन जो होती है ना? तो क्या है? वो मिक्सचर ही तो है, मिक्सचर मतलब बहुत सारे पदार्थों को एक साथ मिला देना, तो उसे मिक्सचर कहते हैं, इसे कहते हैं मिश्रण कहते हैं, ठीक है? अब मिश्रण 2 मिक्सचर यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ये कितने प्रकार? 2 प्रकार के होते हैं ना? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण के प्रकार क्या है? टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है? पहला क्या है? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? समांगी मिश्रण, ध्यान से करना। एक तो समांगी मिश्रण होता है, तो विषमांगी मिश्रण होता है ना? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है? समझ में आया? मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण एंड विषमांगी, ठीक है? होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब दोनों बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है? अभी क्या है? समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब क्या है? ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं, हाँ वो तो होंगे, किंतु अलग-अलग नहीं देखा जा सकता, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब अब देखो जो मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर आप ये कह सकते हो सच एज़ नमक और पानी। मिश्रण क्या मिश्रण है? चीनी और पानी, मिश्रण है चाय, चाय। अब देखो, अब ये है, मैंने क्या बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है ये? होमोजीनियस है ना? होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण है, ठीक है? समांगी मिश्रण होता क्या है? समांगी मिश्रण का मतलब होता है जब आप 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिला दो और उसमें आप पता नहीं लगा पाओगे उसमें कितने मिक्सचर हैं, मतलब कितने सब्सटेंस मिले हुए हैं, घुले हुए हैं। तो वही क्या कहलाता है? समान दिखेगा ना, समांगी मिश्रण कहलाएगा। होमोजीनियस, अब देखो क्या है? पानी है, पानी में नमक है, नमक घोल दो, है ना? और दिखाओ कि भाई देख पता कर लोगे कि पानी में नमक घुला हुआ है नहीं घुला हुआ, नहीं पता कर सकते ना, कि भाई टेस्ट के बाद ही पता लगे, वैसे नहीं देख के नहीं बता सकते। तो वही कह रहा है ऐसा मिश्रण जिसमें घोलने के बाद, मिलाने के बाद आपको पता ना लगे कि उसमें कितने पदार्थ, कितने सब्सटेंस मिले हुए हैं, घुले हुए हैं। अगर नहीं पता कर पा रहे हो तो क्या समांगी मिश्रण, समान दिख रहा है ना, समांगी मिश्रण है। होमोजीनियस है, जैसे क्या है? नमक और पानी घोल दो, पानी में चीनी घोल दो और चाय। चाय में देखो कितने सारे सब कुछ हमको मिक्स करते हैं, बट आप चाय को देख के बता नहीं सकते हमने इसमें क्या-क्या मिलाया है। समझ रहे हो? क्या-क्या मिलाया है, इसमें लौंग डाली, नहीं डाली है, इलायची डाली, नहीं बता सकते ना, तो क्या चाय भी एक क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, सही है? समझ में आया? ये इसकी डेफिनेशन है कि नमक, और ये एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब करते हैं, क्या पढ़ेंगे? विषमांगी मिश्रण। 1 मिनट, हाँ। और एक बात और नोट कर लो, जो जितने सभी समांगी मिश्रण क्या विलयन कहलाते हैं। ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है? किसी भी विलयन में एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलेय, एक विलायक। सॉल्यूशन में क्या है? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट करें आगे। अब आता है यहाँ से हमारा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। कह रहा है ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग-अलग देखा जा सकता है ना? 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिले हुए हैं और आपको दिख रहा है, हाँ, इसमें देखो ये इसमें
दाल वाली नमकीन मिली हुई है, ये मूंगफली वाली नमकीन है, और उसे अलग अलग कर भी सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे, क्या है, विषमांगी मिश्रण है, हेटेरोजीनियस है, ठीक है। मिक्सचर इन विच टू और मोर components आर प्रेजेंट what they can be seen separately आर called heterogeneous सच एज, ये है उदाहरण, रेत और पानी। पानी में रेत घोल दो, पानी के अंदर रेत जब आप घोलोगे तो क्या गिलास में देखो, पानी अलग दिखेगा, रेत अलग दिखेगी, तो क्या ये है हीट्रोजीनियस, ये है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समझ में आया? जैसे चावल और चावल में कंकर का मिला होना, चावल में जो कंकर है, पत्थर मिला दो, फिर भी आप अलग अलग देख सकते हो, उसे अलग भी कर सकते हो, क्या ये भी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है, हीट्रोजीनियस है, ठीक है। समझ में आया? आगे करें, नेक्स्ट, वेरी गुड। लाइक कर दिया करो यार, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। पढ़ने में बस बिजी रहते हो, अच्छी बात है, बट लाइक भी कर दिया करते हो, क्या है। अब ये पानी में क्या घोला है? रेत, तो रेत अलग दिख रही है, पानी अलग दिख रहा है, तो कौन सा मिश्रण है? विषमांगी है, ठीक है। विषमांगी हीट्रोजीनियस है। ये भी देखो रेत है और ये नमक है, रेत में नमक अलग दिख रहा है, ये रेत है, नमक है, तो क्या विषमांगी हीट्रोजीनियस है। ये देखो, ये नमकीन की बात कर रहा था, ये मूंगफली वाली नमकीन है, और ये अलग अलग तरह की नमकीन, मतलब सब देख रहे हो ना अलग अलग, कि ये मटर है, सब अलग अलग है ना, अलग, तो क्या हीट्रोजीनियस है, विषमांगी, ठीक है। क्या करें, नेक्स्ट करें, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आया, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, देखो क्या है, कह रहा समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में दो उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर आते हैं इसके, डिफरेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जाम्पल। कर लोगे? कर लेना, ठीक है, क्या करा दो, अभी कराया तो आपने, वही देख के कर लेना, डिफरेंस क्या होंगे, अंतर क्या होंगे। चलो ये रहे, इसके अंतर देख लो, फिर भी बहुत से बच्चे नहीं कर पाएंगे। ये है इसके डिफरेंस, सही है, क्या है, ये अंतर है, ये है अंतर, अंतर। अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ से देखो, दिख रहा है। सबसे पहले क्या है, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, यहाँ पे क्या है, विषमांगी हेटेरोजीनियस, सब देखो क्या है। मिश्रण क्या है? मिश्रण जिसमें अवयवी तत्व समान रूप से मिश्रित होते हैं। एक मिनट, हाँ, क्या है, ठीक है सर। पहला पॉइंट क्या है, इसमें क्या है, जो अवयव है समान रूप से मिले हुए हैं, मतलब आप पहचान नहीं कर सकते कि भाई क्या क्या मिला क्या क्या नहीं है, है ना। मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आर मिक्स इक्वली, ठीक है। और इसमें क्या है, अभी तक असमान रूप से मिले हुए हैं, अलग अलग आप देख सकते हैं, पहला अंतर हो गया, फर्स्ट डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है मिले हुए तत्वों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता इसमें, बट इसमें क्या है, इसमें मिले हुए तत्वों को अलग अलग देखा जा सकता है, ठीक है ना। मिक्स्ड एलिमेंट्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, बट वहां पे देखा जा सकता है, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड डिफरेंट है, थर्ड अंतर क्या है, थर्ड है मिले हुए तत्वों को भौतिक भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। मिक्स्ड एलिमेंट्स कैन नॉट बी इजीली सेपरेटली सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मतलब होता है हाथ के द्वारा, जैसे जैसे क्या है, चावल से कंकर अलग करना, फिजिकल कहलाएगा, भौतिक कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, फिजिकल द्वारा, फिजिकली मतलब अलग अलग इसमें नहीं किया जा सकता, बट यहाँ कर सकते हैं, सही है। ये हो गया अंतर, डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कह रहा है कोशिका में पदार्थ पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, कोशिका में पदार्थ की गति कैसे होती है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहीं से आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है कोशिका में पदार्थ की गति कैसे होती है ना। हाउ डू सब्सटेंस मूव इनसाइड अ सेल। दूसरा क्वेश्चन है कि पदार्थ जो है कोशिका से बाहर कैसे आते हैं ना, हाउ डू सब्सटेंस कम आउट ऑफ सेल। ये अब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और ऑक्सीजन मतलब O2 जैसे पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण किसके द्वारा जा रहे हैं, विसरण डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन द्वारा क्या, डिफ्यूजन द्वारा क्या होता है, सब्सटेंस आ रहे जा रहे कौन से, जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट है ना, वेस्ट निष्क्रिय मतलब होता है जिनका निकलना बहुत जरूरी है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। Substance such as carbon dioxide, CO2 and oxygen O2 move across the cell membrane by diffusion, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, क्या है, हमने पढ़ा किसके द्वारा जा रहे हैं, आ रहे जा रहे किसके द्वारा, डिफ्यूजन विसरण द्वारा, ठीक है। इसका आंसर है। और क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें,
ये जो हमने क्वेश्चन का आंसर दिया है, ये आंसर दिया है पहले वाले का कि जो है किस प्रकार कैसे जाते हैं, गति कैसे, जो पदार्थ है सब्सटेंस की जो मूवमेंट है वो क्या हो कैसे रही है, कैसे हो रही है ना? कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, कैसे होती है? अगर देखो CO2 और ऑक्सीजन है, यहाँ पे CO2 और ऑक्सीजन का मूवमेंट हो रहा है तो किसके द्वारा हो रहा है? विसरण डिफ्यूजन द्वारा हो रहा है, डिफ्यूजन द्वारा हो रहा है। बट अगर जल भी आ रहा जा रहा है तो जल 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 के लिए एक प्रोसेस अलग होता है, वो क्या होता है? वो ऑस्मोसिस होता है, परसरण होता है, ठीक है ना? समझ में आया? हाँ, हमने किसका एग्ज़ाम्पल लिया है? जल का भी ले सकते हैं, जल भी आता-जाता रहता है, बट क्या हमने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है, वो कैसे आ रहा जा रहा है? कैसे आ रहा जा रहा है? बाय द विसरण, विसरण मतलब डिफ्यूजन द्वारा आ रहा है, जा रहा है, ठीक है? सही है ना? अब पढ़ेंगे पदार्थ कोशिकाओं से बाहर कैसे आते हैं, है ना? कैसे आते हैं? रीज़न तो होगा ना क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? क्या रीज़न है भाई? तो कह रहे ये गैस उच्च सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र के में बिना ऊर्जा खर्च किए आसानी से झिल्ली को आर-पार करती है। वही जल के अणुओं की गति, ये तो बता दिया मैंने। परखंड ठीक है। अभी बता मतलब ये समझो उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति होती है। मतलब जो पदार्थ है, सब्सटेंस हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट कैसी होती है? कैसे होती है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अच्छा, हाई कंसंट्रेशन क्या होता है ये? उच्च सांद्रता का मतलब होता है जैसे क्या है? यहाँ पे बनाओ, एक डब ये बनाओ और यहाँ पे मैंने कोई सेल बनाया है। क्या है? सेल है, कोशिका है। अब यहाँ पे ये वाटर कितने हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे हैं मान लो 4 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ठीक है? मतलब पानी यहाँ पे कम है और जो गिलास है देखो सेल्स के अंदर पानी बहुत कम है, सेल्स के बाहर पानी बहुत है। कोशिका ये क्या है? कोशिका है। ये क्या है? कोशिका बनाई है। क्या बनाई है? सेल बनाई है। ठीक है? ये क्या है? ये सेल है, कोशिका है। कोशिका में पानी कितना है? देखो बहुत कम है। कोशिका के बाहर पानी क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो जो बाहर है, उसे कहेंगे उच्च जो क्षेत्र है बाहर का क्षेत्र। कोशिका के बाहर का क्षेत्र क्या है? उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र है। क्या है? जो कोशिका के सेल्स के बाहर वाला एरिया कैसा है? हाई कंसंट्रेशन है। अब पानी क्या करेगा? पानी अंदर जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है? तो क्या हो गया? पानी कैसा मूवमेंट हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मतलब पानी जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे उसे कहते हैं हाई कंसंट्रेशन। उच्च सांद्रता जहाँ पे पानी कम है वो होता है लो कंसंट्रेशन, ठीक है? निम्न सांद्रता। तो पानी जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ से कम वाली जगह जाएगा, ठीक है? अच्छा पानी जा रहा है तो पानी किसके द्वारा जा रहा है? पानी जाता है, मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस द्वारा जाता है। ऑस्मोसिस मतलब परासरण द्वारा जाता है, ठीक है? ठीक है? और इसी प्रकार जो CO2 होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब हमारी रेस्पिरेशन होता है, मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन जो होता है, उत्सर्जन होता है, रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पे हमारी एनर्जी हमें फॉर्म होती है, एनर्जी मिलती है, कम्युनिकेशन होती है, ठीक है? तो वहाँ पे हमारी CO2 भी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो हमारे सेल में जो है कोशिका में क्या है, हमारे अंदर बहुत सारी जो है CO2 कलेक्ट हो इकट्ठी हो जाती है। तो मतलब बहुत सारी इकट्ठी हो गई तो मतलब हमारे अंदर क्या हो गया? हमारे अंदर क्या हो गया? हाई कंसंट्रेशन ऑफ हो गया CO2। मतलब जो CO2 है वो कैसी होगी? उच्च सांद्रता में होगी और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे सांद्रता कम होती है CO2 की तो क्या है? इसलिए क्या है CO2 क्या है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है? इसलिए क्या है समझ में आया? इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट करें। एक कोशिकांग का नाम बताइए जिसकी झिल्ली नहीं होती है ना? एक कोशिकांग का नाम बताइए जिसकी झिल्ली नहीं होती है, ठीक है? नेम अ सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है? तो आंसर क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसकी कोई झिल्ली नहीं होती है ना? अ सेल ऑर्गेनल दैट इज नॉन मेम्ब्रेनस इज द राइबोसोम, ठीक है? उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट करें। हम्म, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ। कह रहा है अंतर्द्रव्य जालिका कैसा दिखता है ना? व्हाट डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक, ठीक है? कैसी दिखती है? अभी मैंने ऊपर बता कैसी थैलीनुमा दिखती है। संरचना कैसी होती है? थैलीनुमा होती है, बड़ी थैलीनुमा होती है, ठीक है ना? लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चरल, ठीक है? उसके बाद ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयतकार थैलो पुटिकाओं की तरह दिखाई कैसी दिखती है? गोल या आयतकार, ठीक है? These look like long tube, round and rectangular। ये इसका हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, है ना? इसका हो गया क्वेश्चन का आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है अंतर्द्रव्य जालिका के 2 प्रकारों के नाम। हाँ, ये इसके 2 प्रकार के जो ER होती है, ER जो ER
एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है 2 टाइप्स के, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना? तो वही कह रहा है अंतर्द्रव्य जालिका के 2 प्रकारों के नाम, एक तो नाम लिखना है कि कितने 2 प्रकार की होती है, तो उनके दोनों का नाम लिखो, है ना? और दोनों के जो है कार्य, उन दोनों के कार्य क्या होते हैं, वर्क भी लिखना है, ठीक है? फंक्शन यानी वर्क लिखना है, ठीक है? नेम द 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलोंग विद देयर फंक्शन, मतलब उनके फंक्शन लिखना है। तो पहला क्या, पहला प्रकार होता है खुरदरी। क्या है खुरदरी? अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? RER क्या, रफ होती है, खुरदरी होती है, हमने नाम पढ़ लिया। पहला क्या है, RER होता है। इसका मेन कार्य क्या होता है, क्या होता है? जो RER होती है विभिन्न प्रोटीनों का संश्लेषण करती है, मतलब प्रोटीन 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 प्रोड्यूस करती है, प्रोटीन बनाती है, ठीक है? प्रोटीन बनाती है, समझ में आया, है ना? जो रफ है मतलब RER है सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, कौन करता है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? तो इसका आंसर हो गया। थोड़ा मैं और ज़्यादा स्पीड में लेके चल रहा था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि मुझे अभी ऑफलाइन क्लास भी लेनी है 2 बजे से मेरी क्लास है, 1:30 बज रहा, मतलब आगे समझो आधा घंटा है, तो मुझे आधे घंटे में सारे क्वेश्चन निपटाने पड़ेंगे हे टाइम का बहुत शॉर्टेज है, कैसे होगा ये? चलो, तो पहला पॉइंट पढ़ लिया, पहला पॉइंट ये RER पढ़ा। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा प्रकार, दूसरा टाइप क्या होता है? SER, मतलब चिकनी, स्मूथ, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। क्या होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है, देखो क्या बनाती, बसा अथवा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है, किसको? बसा और लिपिड अणुओं, ठीक है? स्मूथ मतलब SER, हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आएगा, देखना पेपर में कर आना अच्छे से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सारे लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ। झिल्ली जैवात जनन क्या है? इस प्रक्रिया के दौरान प्लाज्मा झिल्ली कैसे बनती है ना? व्हाट इज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, हाउ इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है? ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। अब देखो, प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, मतलब कोशिका झिल्ली कैसे बन रही है, कौन बना रहा है? प्रोटीन एवं वसा, है ना? प्रोटीन एवं वसा कौन बना रहा है? प्रोटीन एवं वसा क्या करते हैं? कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है? सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प, देख लो यहाँ से एक शॉर्ट तो आते ही है, लॉन्ग भी आएंगे, ठीक है? प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प बिल्डिंग द सेल्स मेम्ब्रेन, ठीक है? और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं, ठीक है? एंड नोन एज मेम्ब्रेन, ठीक है? सही है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब कह रहा है कोशिका में केंद्रक के अलावा किन्हीं 2, जो कोशिका है, कोशिका में बहुत सारे क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, बहुत सारे होते हैं, और भी होते हैं, ठीक है? तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कोशिका में केंद्रक के अलावा किन्हीं 2 अंगकों के नाम बताइए जिनका अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है, वे अपने प्रोटीन का संश्लेषण भी स्वयं खुद करते हैं, ठीक है? नेम एनी 2 ऑर्गेनल्स बिसाइड्स न्यूक्लियस दैट, क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है? मैं आंसर करा रहा हूँ, बहुत लंबा क्वेश्चन है। कह रहा कौन कौन से होते हैं? नेम 2 होंगे, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एक होगा प्लास्टिड, ये 2 होते हैं जिनका खुद का क्या तो डीएनए होता है, और ये लोग अपना क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं, ठीक है? कोशिका के केंद्रक के अलावा 2 प्रमुख अंग कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? इनका खुद का क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है ना? द न्यूक्लियस द सेल्स टू मेजर ऑर्गेनल्स आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक है? विच कंटेन देयर आउन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? जेनेटिक्स मटेरियल्स, आगे देखो क्या है इसका, क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है। पहला पॉइंट हुआ, अभी इसका दूसरा पॉइंट पढ़ो। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतना छोटा थोड़ी नहीं कर, क्या हो गया? अब पढ़ो। अब जो ये अंग है,
मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, है ना, ये जो अंगक है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या है, इनके बारे में क्या रहा है, ये अंगक अपने प्रोटीन का संश्लेषण खुद करते हैं, सही है, क्योंकि इनके पास अपना स्वयं डीएनए होता है, इनका खुद का क्या होता है, डीएनए खुद का होता है, तो क्या करते हैं अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनल सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम व्हिच आर नेसेसरी फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है ना। करें नेक्स्ट, क्वेश्चन है बहुत सारे, टाइम है कम, कैसे करेंगे हम लोग कवर। अभी थोड़े शॉर्ट की हैं जो आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है, जैसे क्या केंद्रक है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, क्या ये, इनका खुद का क्या डीएनए होता है और दो डबल मेम्ब्रेन डबल होती है ना, डीएनए इनका खुद का होता है, खुद का इनका डीएनए होगा, डीएनए और दोहरी झिल्ली होना, ठीक है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड हैव डीएनए एंड डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ध्यान रखना। और एक क्या है जो ईआर है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, मतलब अंतर्जनन जालिका, और गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम, ये सारे क्या हैं, ये रक्तधानियाँ, इनका कोई डीएनए नहीं होता, ठीक है, और सिंगल मेम्ब्रेन होती है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एप्रिसेंट और लाइसोसोम, इनका क्या होगा, नो डीएनए, सिंगल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, इनके पास कोई डीएनए नहीं होता है, याद कर लेना, शॉर्ट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट करें, चलो लाइसोसोम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्या है लाइसोसोम। ये इसके बारे में कुछ है, क्या है, इसमें क्या होता है एंजाइम्स होते हैं, कैसे होते हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं किसमें, लाइसोसोम में, है ना, जिनमें क्या पाचक, इसमें लाइसोसोम में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और इसका इनका इनका मेन कार्य क्या होता है, किसी भी चीज को जो होता है, वेस्ट मटेरियल वगैरह जो होता है उसको डाइजेस्ट कर लेना, पाचन कर लेना, ठीक है, डाइजेस्ट बहुत खतरनाक एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो भी इसके चपेट में आता है सबको डाइजेस्ट कर लेता है, सबको सबको डाइजेस्ट कर लेता है, सबको पचा लेता है, ठीक है, वही कह रहा है। पाचन एंजाइम वे प्रोटीन होते हैं जो भोजन को छोटे-छोटे अणुओं में तोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। अब क्या है, भोजन को छोटे-छोटे अणुओं में तोड़ना मतलब डाइजेस्ट करना होगा ना, किसी भी मतलब भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या पाचन कहलाता है, डाइजेस्टिव कहलाता है, तो डाइजेस्ट तो कर रही है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट हेल्प ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। हुँ। और इनको कौन बनाता है, आरईआर, है ना, इन एंजाइमों को बनाते हैं, ठीक है। करें आगे, नेक्स्ट क्या है, सारे के सारे क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से शॉर्ट में भी कुछ सुनाते हैं। वही कह रहा हूँ, लाइसोसोम में क्या है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इतना पावरफुल कि जिसमें होता है अपनी कोशिकाओं को, अपने सेल्स को भी डाइजेस्ट कर लेता है इतना खतरनाक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इसके अंदर। ये पॉइंट है। लाइसोसोम जो है कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। वेस्ट, लाइसोसोम क्या है, आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, मतलब जितने वेस्ट जो है सेल्स में आते हैं, कोशिका में जितनी वेस्ट मटेरियल आएँगे सबको कौन डाइजेस्ट करता है, सबको करेगा लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, उन सबको डाइजेस्ट कर लेना, पाचन कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब जिस भी कोशिका में खुद होता है, जिस सेल्स में खुद होता है ये एंजाइम ये लाइसोसोम होता है, वो क्या है ना, उस अगर वो कोशिका क्या किसी कारण क्या क्षतिग्रस्त हो जाए, खराब हो जाए, क्या कोई उसका कोई फंक्शन नहीं, उसमें कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कोई कोई दिक्कत आ गई किसी फंक्शन में, तो खराब हो जाए या खुद वो मर जाए कोशिका, तो क्या करता है एंजाइम, अपनी कोशिका जिसमें वो है, अपनी कोशिका को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो जब कोशिका क्षतिग्रस्त में खराब हो जाती है या मृत हो जाती है तो क्या लाइसोसोम क्या करता है, फट जाता है, लाइसोसोम मतलब फट जाएगा, जितना भी उसमें एंजाइम था सब फैल जाएगा, है ना। तो क्या, और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है, पाचित, अपनी कोशिकाओं को पाचित कर दिया, ठीक है। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम में बस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्टिव देयर
आउन सेल। और इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है ना। देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन द एज द सुसाइड बैग। यहाँ से सुसाइड बैग से क्वेश्चन आता है, सुसाइड बैग आत्म, ठीक है, कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि वो अपने ही कोशिका को पचा लेता है। हाँ, 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 ठीक है, ये तो हो गया। ये क्वेश्चन आएगा ये तो यहाँ से। क्या क्वेश्चन है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा कहते हैं, ठीक है। व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग? वही रिपीट होगा कि भाई कोशिकी वही देखो, यदि जब जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है, और जब लाइसोसोम फट गया तो उसके अंदर जितना एंजाइम बहुत ज़्यादा इतना खतरनाक जो एंजाइम है वो क्या फैल जाएगा पूरी कोशिका में। जब फैल जाएगा तो क्या होगा, अपनी कोशिका को पाचित कर लेगा। और एंजाइम अपनी ही कोशिका को देखो, लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। ये इसका आंसर है ना? ठीक है, आप अपने शब्दों में भी लिख कर आ सकते हो, क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कह रहा उस अणु का नाम बताइए जो कोशिका में ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करता है ना। किस कोशिकांग अंगक में इसका निर्माण होता है एवं संक्षेप में इसका महत्व भी बताइए। नेम द क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। अब इनका आंसर करते हैं डायरेक्ट। क्या नाम है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक नंबर क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूं, और लॉन्ग क्वेश्चन में से ही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। सबसे पहले क्या याद करना है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? बिजली घर है। मतलब जितनी ऊर्जा बन रही है कहाँ बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का बनना, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। याद कर लेना, पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है ना। अब क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बहुत ही ज्यादा अद्भुत अंगक है, क्योंकि इसमें अपना अभी पढ़ा है, अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, ठीक है ना। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन खुद बनाते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन भी खुद ही बनाते हैं। उसके बाद अब जितने भी कार्य करने हैं सेल्स को, कोशिका को, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहाँ से बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगी। और किस रूप में बनती है? एटीपी की फॉर्म में बनती है, ठीक है। तो वही कह रहा है, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा प्रदान करता है, सही है। ऊर्जा किसके रूप में करता है? एटीपी। और ये एटीपी की फुल फॉर्म है। अब क्या है? एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एटीपी इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ये रहा इसका आंसर। आंसर में लेकर आया ताकि टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। फटाफट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर पढ़ो, याद करो, इतना टाइम नहीं है आपके पास। ये है क्या है? विशेषता, है ना, यहाँ से तक क्या अंतर। पहला क्या है? कोशिका भित्ति, मतलब सेल वॉल। अब जो पादप कोशिका है ये जंतु कोशिका है, ये क्या है? प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होता है, जो प्लांट सेल होता है इसमें सेल वॉल होती है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये पहला अंतर क्या हो गया? पहला अंतर हो गया जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। इसी को तो डिफरेंस कहते हैं, इसी को तो अंतर कहते हैं, है ना। तो पहला क्या है? जो प्लांट सेल है उसमें क्या है? आप यहाँ पे क्या लिख दो? सेल वॉल लिख दो। प्लांट सेल में क्या है? जो सेल वॉल है प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे सेल वॉल क्या है? अब्सेंट होगी, ठीक है। सेल वॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अब पादप कोशिका में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है ना।
और इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जैसे क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होगा, जबकि एनिमल सेल में क्या अब्सेंट होगा। ये अंतर हो रहे हैं, डिफरेंट है, ठीक है। और पढ़ो, सही है। तो ये डिफरेंस पढ़ लेना आप लोग, पढ़ना है और लिख कर आ जाना है। समझने वाले इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए, ठीक है। एक मिनट, और कुछ है हमारे पास, एक मिनट। और क्वेश्चन है बहुत, बट द शॉर्टेज ऑफ टाइम, है ना। तो आप लोग क्या है, अच्छे से तैयारी करो। जितने मैंने क्वेश्चन कराए सारे देखो, सारे आएंगे, 100% मेरे क्वेश्चन से आएंगे, ठीक है। और जो आपको लगता है जो इम्पोर्टेंट है, अपना भी पढ़ो, ठीक है ना। सही है। तो हमारी तीसरी वीडियो साइंस की कंप्लीट हो गई, ठीक है। और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर देना, जितने फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करो, लगे रहो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।